गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ यार, आज बहुत ठंडी लग रही थी। मैंने कहा कि कुछ पहन लिया जाए। तो तुम मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? सच में ठंडी तो है ना, या मुझे ही लग रही है? प्रथम देख लो, छुट्टी मांगने पे क्या होता है। हाँ, ये तो है, थोड़ा गांव एरिया में ठंडी तो थोड़ी ज्यादा रहती है। तो यार, वो मैंने नहीं लगाई थी भाई, वो सीएन सर ने लगाई थी। सीएन सर की क्लास कैंसिल हो गई थी, तो एक दिन क्लास नहीं थी, तो उसका उन्होंने अगले दिन लगा दिया। तो उन लोग को सीएन सर से बोलना था कि बाद में लगाइए। तो बताओ फिर, लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना? तो उसमें कुछ डाउट है? बताओ, पहले डाउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा है फिर तो। डाउट्स बताओ जल्दी। आज पोटेंशियल स्टार्ट करना है। इंटेक्स 2 का 4। ये सब कोड वर्ड है प्रथम, ये ना बताया जाएगा। इसीलिए 1 2 3 नहीं रखा गया, नहीं सब। अबे भावेश, तुम कितना दिमाग लगाते हो? ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का भावेश। उसमें बहुत साउंड आ रहा है। पहले भी आ रहा था, अभी आ रहा है। मैंने किया तो साउंड की वजह से। मैंने भी वो बंद करके पंप स्टार्ट किया था, पंप ही है ना अभी। ठीक है, तो फोर्थ करना है अभी। सही तो यार आ रहा है अभी तो। थोड़ा लैग है। वो टाइम टेबल सबको समझ आ गया है ना? टाइम टेबल में केमिस्ट्री वाला तो अभी ऑनलाइन ही चलेगा, डेली 2 लेक्चर है ना? और जिस बैच का नाम लिखा होगा उसका ऑफलाइन रहेगा, बाकी लोगों का ऑनलाइन रहेगा। हाँ ध्रुव, धीमे धीमे रोज कर देंगे। अभी एक्चुअली में वही है ना कि कोविड है, तो एकदम भी खत्म नहीं हो गया है ना। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जल्दी हर मतलब डेली
हर कोई दिन में इम्प्रूवमेंट होता ही जाएगा, ऑफलाइन क्लास बढ़ती जाएगी। केमिस्ट्री सुबह कर लो, फिर आके ऑफलाइन कर लेना। हाँ, ऑफलाइन का टाइम ज्यादा है, ऑफलाइन क्लास 2.5 आवर की है और ऑनलाइन 1 आवर 45 मिनट की है। अबे चवन, वैक्सीन चालू है, बस इससे खुश नहीं हो जाना है, लगना भी तो चाहिए वैक्सीन। वो ऑफलाइन क्लासेस बढ़ती जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं लो। ऑफलाइन क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा रखा गया है, ऑनलाइन का कम रखा गया है। तो जिनकी और जिस दिन ऑफलाइन क्लास नहीं है वो उस दिन ऑनलाइन अटेंड करेंगे, उसका ये मतलब है ना। जिस दिन उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है मतलब वो ऑनलाइन है। आना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको नहीं आते बन रहा है तो आप ऑनलाइन अटेंड कर लो। ऑफलाइन वाली क्लास ऑनलाइन में भी रहेगी। इंटेक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4 ना। अब कल्पेश, टाइम टेबल भी समझाना पड़ेगा। देखो टाइम टेबल में केमिस्ट्री में तो कुछ समझना ही नहीं है, वो तो वैसे ही है। और फिजिक्स और मैथ में जिस भी बैच का नाम लिखा हुआ है उसमें देखो, फिजिक्स और मैथ वाली क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिखा होगा ना। मतलब वो दोनों तरह से होगा, क्लास में भी पढ़ा रहे होंगे और उसका लाइव भी चल रहा होगा। और जिस बैच का उसके नीचे नाम लिखा है मतलब उसको आना है ना, उसके लिए वो ऑफलाइन है, बाकी बैचेज के लिए वो ऑनलाइन है। हाँ, लाइव चलेगा वो। जिस बैच का नाम लिखा रहेगा उसको आना रहेगा, और जिसका नहीं लिखा है मतलब उनको ऑनलाइन अटेंड करना है। अटेंड दोनों को करना है ना। गूगल मीट पे करेंगे उसको लाइव। चलो हम लोग डाउट देखते हैं। हाँ, वो एक्चुअली अलग अलग पढ़ाने में फिर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का एकदम सेम क्लास चले, सिलेबस सेम रहे वो। उसके लिए वही बेटर है कि दोनों को एक साथ ही पढ़ाया जाए। नहीं दिखेगा, गूगल मीट पे दिखेगा, जूम पे इसलिए नहीं कर रहे हैं, गूगल मीट पे कर रहे हैं। गूगल मीट पे वो हमने ट्रायल कर लिया, वो दिख रहा है। अबे भावेश, वो हो ही नहीं पा रहा कुछ और उसमें। भावेश देखो, केमिस्ट्री की क्लास छोटी कर दी गई है और डेली 2 क्लास कर दी गई है। लगे तो कुछ वो आई ड्रॉप वगैरह होता है वो यूज करो क्लास से पहले, तो कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। जियो मीट नहीं, गूगल मीट पे क्लास अटेंड करनी है। नहीं, वीजीएम सर और मैं 2 लोग बोर्ड पे ही सिखाएंगे।
केम का जैसे पहले ऑनलाइन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा जूम पे। केम में कुछ अभी चेंज नहीं होगा, 1-2 वीक में उसमें भी चेंज होगा, फिर वो भी फिर ऑफलाइन होगा। डाउट के लिए तुम लोग जैसे अभी पूछते हो वैसे ही डाउट पूछोगे, और हम लोग पढ़ाने के टाइम में मोबाइल रखेंगे हाथ में, तो चैट देखते रहेंगे डाउट्स के लिए। सब हो जाएगा, 1-2 क्लास में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर सब एडजस्ट हो जाएगा। पेपर क्या प्रोजेक्ट था, क्या बोल रही है पेपर? पेपर अभी तो देखते हैं, उसका तो कुछ अभी सोचा नहीं है। देखते हैं उसका क्या करना है अभी। आना तो शुरू करो, थोड़ा तो ऑफलाइन शुरू हो, फिर धीमे धीमे सब होता जाएगा। तो देखो, इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, केमिस्ट्री थर्ड से स्टार्ट होगी ना, थर्ड वीक से। अभी देखो जो भी हो रहा है अभी सब ट्रायल बेसिस पे हो रहा है, कि सब सही से होने लग जाए, फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाते जाएंगे। तो हाँ, कर रहे हैं श्रेयस, जल्दी कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, ये वैसे आज मुझे पढ़ाना है ना, कैविटी के अंदर कैसे हम फील्ड निकालते हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और पूछ लो ना, ये पढ़ाऊंगा अभी। और बताओ डाउट। इसी इंटेक्स का 8 वाला ना? देखो इसमें ये बोला गया है कि अर्थ लिया गया है, अर्थ लेंगे क्या मतलब, अर्थ है अपना क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसका मास दिया हुआ है, इसमें डायमीटर के लॉन्ग एक ऐसे टनल बना दी गई है, इसका मास एम है ना, और इसमें एक पार्टिकल को रख दिया गया है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। अब देखो ये टनल क्या बताया नहीं है कि टनल की वजह से कितना मास निकला है, तो आप लगभग मानोगे कि नेग्लिजिबल मास निकला है, बहुत पतली सी टनल बनाई गई है। ये पूरा अब भी वैसे ही है जैसे पहले स्फेरिकल था, जैसे पहले ये फोर्स लगा रहा था अंदर वैसे ही लगाएगा। तो हमने एक सॉलिड स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर के साइड में ई निकालना देखा है ना। ई कितना होता है, Gm/r³ × x। अब ई पता रहेगा तो एक्स डिस्टेंस पे फोर्स निकाल सकते हो, m × ई है, m × ई कर दो, ई की वैल्यू यहाँ डाल दो। समझ आ रहा है? आयुष कुंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 बोल रहे थे इसके बाद ना, 1 का 4, एक मिनट। एक्सरसाइज 1 का 4 देखो। तो कोई 1 के 4 में पूछा गया है कि अगर हम एक हेमी स्फेरिकल सेल ले लें और वो यूनिफॉर्मली सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आधे स्पीयर की वजह से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। देखो आपको ये पता है कि ये दो स्पीयर, अगर ये कंप्लीट सेल ले लें, कंप्लीट सेल की वजह से
अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लेता हूँ P, तो इस पे इंटेंसिटी कितनी आएगी? सेल के अंदर, कंप्लीट स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होगी? 0 ना। अब जैसे ये 0 है तो उसको आप ऐसे सोच सकते हो कि इस पार्ट की वजह से नीचे वाले आधे स्फीयर की वजह से और ऊपर वाले आधे स्फीयर की वजह से दोनों ने एक दूसरे का कैंसिल करके 0 कर दिया होगा। आप ऐसे सोच सकते हो ना, केवल आधे स्फीयर का तो 0 नहीं होगा, दोनों का मिल के 0 है ना, तो मतलब इस आधे स्फीयर और इस आधे स्फीयर का मिल के 0 होना चाहिए। तो अब पूछा गया है कि अगर हम केवल इस नीचे वाले आधे स्फीयर की वजह से दिखाएं किधर है, तो नीचे वाले केवल आधे स्फीयर की वजह से अगर हम दिखाते हैं, दोनों को थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा अलग अलग बना देते हैं। अगर नीचे वाले के लिए इस पॉइंट पे हम इधर को दिखाते हैं इंटेंसिटी, तो इसके वजह से भी उसी तरह से सिमिलरली इधर दिखाएंगे ना, ज्यादा मास की तरफ इंटेंसिटी। तो दोनों का सम 0 हो पाएगा क्या? पहला ऑप्शन जो है इसमें, क्या इन दो वेक्टर का सम 0 हो पाएगा अगर आपने पहला वाला ये ऑप्शन लिया? नहीं हो पाएगा, मतलब ये नहीं पॉसिबल हो सकता, दोनों का मिलके 0 करना है। बी ऑप्शन लो, बी ऑप्शन में इस आधे स्पीयर का इधर को है, नहीं इधर को ज्यादा मास है, उधर दिखाया है। तो वैसे ही इस आधे स्पीयर का अगर आप दिखाओगे तो किधर दिखाओगे? इधर दिखाओगे। अब चवन, हॉलो स्पीयर के अंदर, एक कंप्लीट हॉलो स्पीयर के अंदर टोटल ई कितना होता है? 0 होता है ना। तो वो 0 कैसे हो रहा है? दो आधे आधे जो हॉलो स्पीयर के पार्ट है उन दोनों का मिला करके ही 0 बोलोगे ना। आप इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हर पार्ट का सम मिलके क्या आना चाहिए? 0। तो अभी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ऐसे दो वेक्टर का सम 0 हो पाएगा? इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो तो ऐड ही होंगे ना, वो तो 0 नहीं हो पाएंगे। तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन में देखो क्या है, एक का ऐसे दिया और एक का, अगर इसका इधर है तो उसका उधर होना चाहिए उसी हिसाब से। तो यहाँ पे देख लो दोनों का मिल करके नेट कितना हो जाएगा जब पूरे का देखोगे तो? ना 0 होगा, तो मतलब ये सी वाला ही पॉसिबल हो सकता है। डी दिख रहा है, डी भी पॉसिबल नहीं होगा ना। डी में एक का ऐसे दिया है तो दूसरे का ऐसे होगा, इन दोनों का सम भी 0 नहीं हो पाएगा। नोट कर लो और फिर नेक्स्ट बताओ। फिफ्थ में, फिफ्थ में बोला गया है कि कोई टनल बना दिया गया है सॉलिड स्फीयर में, और इसमें बोला गया है कि कोई टनल ऐसे हमने बनाया हुआ है, तो ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है फील्ड का? Gm/r³ इंटू स्मॉल आर। तो ये टर्म तो सब कांस्टेंट है ना। जब आप सेंटर की तरफ आओगे, ए से बी की तरफ आओगे, तो आर शुरू में क्या होगा? जब तक आप सेंटर की तरफ जा रहे हो, मान लो सेंटर ये है, जब आप ए से सी की तरफ जा रहे हो तो उसमें आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब ई भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर जब आप सी पहुंच जाओगे, फिर बी की तरफ जाओगे, तो आर क्या होगा? जब सी से बी की तरफ जाओगे इंक्रीज होगा, अब ई, आर इंक्रीज होगा तो ई भी इंक्रीज होगा। तो ए से बी की तरफ जाने पे आप क्या बोलोगे?
अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म बोला है क्या? नॉन यूनिफॉर्म बोला है, फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो मे वाला बोलेंगे ना, मे वाला बोलेंगे फिर। मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। क्योंकि कुछ भी श्योरिटी से नहीं बोल सकते ना, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, कहीं ज्यादा मास है कहीं कम मास है, तो हम कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकते। पॉसिबिलिटी रहेगी कुछ भी, तो मे वाला बोल देंगे। क्या आंसर दिया इसका? फिफ्थ का सी दिया है ना, ठीक है फिर, सही है वो। नेक्स्ट बताओ। एट्थ। सिक्स देख लो पहले। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय दिस फोर्स ऑन 2 kg मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो हमने ये देखा हुआ है ना कि अगर हमें किसी पॉइंट पे ई पता है और वहां पे कोई एम मास रखेंगे तो एम इंटू ई उस पे फोर्स लगेगा ना। यहाँ पे ई को जी लेटर से दिखाया हुआ है, तो आपको जी दिया है और एम दिया है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एम इंटू जी, वहां पे फोर्स लगेगा। एम दिया है, जी दिया है, फोर्स निकाल लो। कितना आ जाएगा? 2 × 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो 6 i कैप प्लस 8 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट लोगे, 10 आ जाएगा। डायरेक्शन देख लो, 6 इधर है, 8 इधर है ना, ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहा है फोर्स, वो देख लो। हो जाएगा। ध्रुविल, कुछ समझा भाई क्या हुआ है? tan θ 4/3 मतलब 53 डिग्री। चवन में तो भारी इंप्रूवमेंट आ गया है, 53 डिग्री की वैल्यू भी अब देख लो निकाल ले रहा है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट एट था ना? हाँ, एट देखो। अबे ये प्रथम बताना है क्या इसमें? इसमें बस यही फोर्स, ई को यहाँ जी दिखाया था, फोर्स निकालना था, तो एम इंटू ई लगा देना है। एम दिया है, ई दिया है, बस मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालो। फिर एट्थ वाले में बोला गया है spherical hole of radius r is made in a solid is the mass of the sphere ये अभी पढ़ाऊंगा ना, वो कैविटी वाला है, वो बोला ना आज पढ़ाऊंगा, ये कैविटी में निकालना। नेक्स्ट बताओ। हो गए क्या सारे? ठीक है, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना कोई कैविटी के अंदर, स्फेरिकल बॉडी में कोई कैविटी बनाए तो वहां पे कैसे निकालेंगे।
तो सपोज हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है और इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दिया ना। ये मास यहाँ पर, इधर बाहर मास यहाँ पर है ना, ये कैविटी बना दिया है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस कुछ r लिया हुआ है, इसके सेंटर को C1 बोल रहे हैं, इसके सेंटर को C2, और इसके अंदर एक पॉइंट P लिया हुआ है। तो पॉइंट P पर हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। C1 से C, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी डेंसिटी रो दी है ना, क्योंकि मास निकाल दिया गया इसलिए मैंने मास नहीं बताया, डेंसिटी बता दी है। डिस्टेंस के लिए C1 C2 C2P C1P ऐसे जो लगे वो यूज कर लेना ना। डिस्टेंस C1 C2 लिख सकते हो, C1P C2P जो जरूरत हो ऐसे सिंबल में लिख देना। हाँ, हमने यहाँ एक कैविटी बनाई हो, कैविटी में एक पॉइंट P लिया है और उस पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी चाहिए। सॉल्व किया जाए।
सॉल्व करें बच्चों। चलो तो देखो हम लोग यहाँ पे कैसे सोचेंगे। चवन, और 1 मिनट का टाइम है, सोच लो। नैनेस थोड़ा सही आ रहा है तेरा, और दिमाग लगा थोड़ा। वीडियो बंद हो गई क्या? सही है, चल रही है। तो चलो अब सॉल्व कर रहा हूँ। दो सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है, ये जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है मास के टर्म में, उसको डेंसिटी के टर्म में पहले लिख लेते हैं ना, तो उससे अपन को सोचने में आसानी होगी। एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या रहता है, Gm/r³ है, ये रहता है ना। तो इसको अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें, डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास की वैल्यू कितनी डालेंगे, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ वॉल्यूम ना। पूरे इसका अगर मास लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी डेंसिटी और इसका पूरा वॉल्यूम अपॉन में r³ r। तो r³ कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई रो, पाई जी पहले लिख देता हूँ, रो इंटू आर। और अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिखूं तो जो ई होगा वो आर के लॉन्ग होगा या आर के अपोजिट होगा? तुम लोग अभी कर ले रहे हो, लेकिन थोड़ी दिक्कतें हैं, वो अभी समझा रहा हूँ ना, उसको कैसे यूज करना है वो अभी समझा रहा हूँ। तो देखो जैसे ई का डायरेक्शन क्या होता है, आर डिस्टेंस पे सेंटर की तरफ होता है ना, तो आर वेक्टर के लॉन्ग हो गया या आर वेक्टर के अपोजिट होगा? अपोजिट होगा ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर बनाएंगे और आगे माइनस लगा देंगे ना। वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आर वेक्टर के अपोजिट, माइनस का मतलब है उसके अपोजिट है। वेक्टर फॉर्म क्लियर है सबको, ऐसे लिख सकते हैं ना। या फिर अगर मान लो सेंटर को आपने कुछ सी बोला है, इसको कुछ ए बोला है, तो आप ये डिस्टेंस को सी ए बोल सकते हो। ध्रुविल, देखो ये बोल रहा हूं कि आर वेक्टर बाहर को है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, आर वेक्टर के अपोजिट। तो इसलिए आर वेक्टर लिखा, उसके आगे माइनस लगा दिया है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4/3 पाई जी रो। आर को आप ऐसे लिख सकते हो, ए से सी वाला वेक्टर, ए से सी सेंटर की तरफ है ना, तो आप ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। ये आपको ए सी क्या है,
ये बीच की डिस्टेंस है और वो वेक्टर फॉर्म में आपने दिया है डायरेक्शन के साथ। कुछ समझ आ रहा है? अभी मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे सी है, ये ए है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेनली हमें मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है। ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा डेंसिटी के फॉर्म में? 4/3 पाई जी रो आर। डायरेक्शन हम वहां पर जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से लिख लेंगे ना, क्या क्या सिंबल्स दिए हैं उस हिसाब से यूज करते हुए सेंटर की तरफ ई होगा ये लिख लेंगे ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4/3 पाई जी रो आर। नहीं, इसी फॉर्मूले को लिखा है ना, कुछ भी नया नहीं हमने देखा है ना, इसी को बस हमने डेंसिटी के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये पार्ट पहले नोट कर लो ना, इसी को यूज करके समझाऊंगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे दी है, इससे ही समझने में इजी भी पड़ेगा। नहीं भी दी होती तो भी हम डेंसिटी के टर्म में ही समझते हैं। आर उसकी डिस्टेंस है ना, जो सेंटर से जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो सॉलिड स्फीयर के अंदर, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ये अभी मैं इसकी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना सभी ना। मैं अभी एक सॉलिड स्फीयर में डेंसिटी के टर्म में ई निकाल रहा हूँ, जनरल केस की बात कर रहा हूँ, कोई कैविटी नहीं है ना। अभी ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसका। एक सॉलिड स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस पे ई निकाल रहे हैं डेंसिटी के टर्म में ना। ये नोट कर लो, इसका अभी इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर स्फीयर में कैविटी नहीं है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर ई निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने वही फॉर्मूला लगाया है ना, क्योंकि अभी मैंने बिना कैविटी वाला स्फीयर लिया है। हो गया नोट? तो अब देखो इस चीज को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं पूरे स्फीयर की वजह से पॉइंट पी पे लिखूं, और फिर ये एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर ही है ना, इसके वजह से जितना आया है पॉइंट पी पे उतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचे हुए मास की वजह से आ जाएगा पॉइंट पी पे इंटेंसिटी। पहले मैं पूरे स्फीयर की वजह से लिख देता हूं, फिर जितने मास को हटाया गया है उसके वजह से लिख देता हूं, और जो हटाया गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पूरे की वजह से, तो हो जाएगा कम रिमेनिंग का। तो अगर मैं पहले पूरे की वजह से लिखूं तो क्या लिखूंगा? कंप्लीट स्पीयर की वजह से अगर देखूं मैं, कंप्लीट स्पीयर की वजह से जो है मान लो वो कुछ E1 है, तो E1 लिख देता हूं। तो कंप्लीट स्पीयर की वजह से आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर। आर की वैल्यू कितनी लिखूंगा कंप्लीट स्पीयर की वजह से? कंप्लीट स्पीयर की वजह से लिखूंगा और डायरेक्शन किधर से लिखूंगा? पी से C1 की तरफ ना। कंप्लीट स्पीयर की वजह से जब पी पे देखूंगा तो पी से C1 की तरफ होगा ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? PC1 वेक्टर। ठीक है। फिर ये कैविटी भी एक स्पीयर है, कैविटी में डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, डेंसिटी अंदर बाहर यहाँ हर जगह सेम थी, तो जिसको हटाया गया उतने वाले स्पीयर की वजह से कितना आएगा? तो अबे ध्रुवील वेक्टर फॉर्म तुम समझते नहीं हो यार।
अगर देखो मैं C1P वेक्टर लिखूंगा, C1P वेक्टर लिखूंगा, तो उसके आगे माइनस लगाऊंगा क्योंकि हमारा वेक्टर वैसे है और ई अंदर को है ना। लेकिन अगर मैं PC1 लिख दूंगा तो फिर मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है ना। जो R वेक्टर है वो ये है, C1P वेक्टर है, तो इसलिए उसके आगे माइनस लगाया था इधर ना। लेकिन जब आपने डायरेक्ट लिख दिया PC1 वेक्टर, PC1 वेक्टर मतलब ऑलरेडी वो सेंटर की तरफ है, तो अब आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सॉलिड स्फीयर में कोई भी पॉइंट पे अंदर को होता है ना, अंदर को ऐसे, ई का डायरेक्शन। अब देखो E2 लिखेंगे, E2 भी एक स्फीयर है ना, तो इतने स्फीयर वाले पार्ट की वजह से P पे कितना आता, तो वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 पाई जी रो ना। और अब देखो ये भी स्फीयर है और इसके सेंटर की तरफ होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, PC2 वेक्टर। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके वजह से ये आया। अब ये वाला तो हटा दिया गया है स्फीयर, तो पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग का आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट ई निकालने के लिए E1 माइनस E2 कर देंगे। E1 माइनस E2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई जी रो कॉमन हो जाएगा। हाँ, हमने देखो पहले पूरे के वजह से निकाला क्योंकि ये फॉर्मूला तो पूरे स्फीयर के लिए है ना, पूरे के वजह से निकाला। और फिर ये एक कैविटी है, कैविटी भी एक कंप्लीट स्फीयर है, इसके वजह से निकाला। अब भावेश बहुत पीटूंगा। कैविटी बनाने के लिए जो मास निकल के आएगा, कट करके सॉलिड स्फीयर निकल के आएगा, वो कैसा होगा, सॉलिड होगा हॉलो होगा। एक सॉलिड स्फीयर में कैविटी बनाने के लिए जो स्फीयर काट के निकालेंगे वो सॉलिड बनेगा हॉलो बनेगा। क्वार्टर का भारी इफेक्ट पड़ा है। क्या पता, अभी भी देख रहे हो क्या बोल रहा है। अबे यार भावेश, अच्छा ये बता, अगर मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया और उसमें से इतना पार्ट कट करके निकाल लिया, तो ये जो पार्ट कट करके आएगा ये सॉलिड होगा हॉलो होगा। एक सॉलिड स्फीयर से कुछ पार्ट कट करके निकालूं, तो वो जो कट करके पार्ट निकलेगा वो कैसा होगा, सॉलिड हो सकता है। ये हो सकता का क्या मतलब है। हाँ होगा ना, सॉलिड स्फीयर को आधा आधा करोगे तो दो सॉलिड आधे स्फीयर बनेंगे ना। सॉलिड से कुछ भी कट करके निकालेंगे, सॉलिड से कुछ भी कट करके निकालेंगे तो वो सॉलिड ही रहेगा ना यार। अंदर से कैसे निकाला ये तो मेरा टैलेंट है, तुम उसकी टेंशन न लो। मैंने निकाल दिया, अब तुम इस पे फोकस करो कि वो होगा क्या। वेरी गुड कल्पेश, कल्पेश भी कभी कभी सही बातें करने लगता है। मान लो इसको हमने आधा आधा कट किया, यहाँ कैविटी बनाई यहाँ बनाई और फिर दोनों को फिर से चिपका दिया, तो वो तो अपना टैलेंट रहेगा, हम कर लेंगे कुछ कुछ करके। अभी अपन को फोकस करना है कि निकाल दिया तो क्या होगा। तो भावेश भाई, जमा क्या कि अंदर क्या है, सॉलिड या हॉलो। तो यहां से जब हमने मास कट करके निकाला तो यहाँ जो पूरा ये स्पेस है वो खाली हो गया है ना। उस पूरे स्पेस में कुछ मास रहा होगा ना, तो वो जो स्फीयर होगा वो तो सॉलिड स्फीयर होगा, तो उसकी वजह से लिख दिया है। और उसको हटा दिया इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिसको हटा दिया मतलब क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे में से उतने को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, PC1 वेक्टर माइनस PC2 वेक्टर।
अब ध्रुविल बताएगा, अगर मैं पी सी टू वैक्टर को सी टू पी वैक्टर लिखूं तो क्या कैसे लिखूंगा? पी सी टू वैक्टर को सी टू पी वैक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? अगर पी सी टू वैक्टर, हाँ प्लस हो जाएगा। वेरी गुड ध्रुविल भी यार, बच्चा तो सही है लेकिन बस हरकतें सही नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, जब सी टू पी करूंगा तो एक माइनस बाहर आएगा ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सही है। फिर अपन ने एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में नाम सुना था, जब आप शुरू शुरू में आए थे तो ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वो क्या था? पी सी वन वैक्टर और सी टू पी वैक्टर। देखो सी टू पी वैक्टर ऐसे है, सी टू पी वैक्टर और पी सी वन वैक्टर, ये दोनों मिलके कौन सा वेक्टर बनेंगे? सी टू वी वैक्टर और पी सी वन वैक्टर मिलके आपको कौन सा वेक्टर देंगे? सी वन सी टू या सी टू सी वन? सी टू सी वन ना। हेड टेल इधर होगा, हेड इधर आएगा ना, फाइनल जो सम होगा उसका रिजल्ट इधर को होगा ना, हेड। अबे भावेश, तुमने तो कैविटी का पता ही नहीं चला, तुम्हें सॉलिड है या हॉलो तो क्या ही सही बनाए होगे। 4/3 पाई 0 C2 C1 वेक्टर। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि कैविटी के अंदर जब हम लोग ई निकाल रहे हैं, कैविटी के अंदर जब हम ई निकाल रहे हैं तो वो केवल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कैविटी के सेंटर और जो बड़ा वाला स्पीयर है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पर ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर डिपेंड कर रहा है। और ये देख लो कौन सा वाला फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है। बस इसमें आर की जगह आपको क्या यूज कर देना है, कैविटी के सेंटर की डिस्टेंस डाल देनी है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हाँ पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है आर्यन ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सॉलिड स्फीयर में कैविटी बनाई जाएगी और उसके अंदर कहीं पे भी ई निकालना है, तो आप क्या सोचोगे कि उसमें कैविटी बनाई नहीं गई है। और उसके सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे जब कैविटी नहीं होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन कहाँ के लिए लगाना है? उसके सेंटर के लिए। तो जो आएगा वही रिजल्ट कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर होगा। चमक रहा है भाई सबको क्या बोल रहा हूं? अरे प्रैक्टिकल बाबा, करके तो दिखा दिया, अभी ये समझा, लिख तो दिया कैसे आया है। मास हटाया तो ऐसा इफेक्ट बन गया। अब और क्या प्रैक्टिकल किया जाए? ये पहले नोट कर लो, ये एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि क्या क्या हुआ है इसमें। समझ लो ना, याद नहीं करना है, समझ लेना है अच्छे से क्या क्या हुआ है। चाय तो अच्छी है यार, ठंडी में चाय तो अच्छी ही लगेगी। ये नोट करो, फिर मैं इसको याद भी करा देता हूँ अच्छे से।
तो देखो हमें अब क्या ध्यान रखना है कि हमें देखो क्या ध्यान रखना है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर हम लेते हैं, भावे सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना है ना, सॉलिड एस एस सॉलिड स्फीयर लिया, और इसके अंदर आर डिस्टेंस पे अगर हमें निकालना है ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 4/3 पाई जी रो आर ना, ये होगा। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, उससे कन्वर्ट करके तुरंत निकाल भी सकते हो ना, मास की वैल्यू तुरंत डेंसिटी के टर्म में डाल दो तो ये आ जाएगी। नहीं, ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से। फिर आपको जब भी बोला जाए कि भाई कोई सॉलिड स्फीयर आया कैविटी वाला ना, सॉलिड स्फीयर कोई आया कैविटी वाला, और इसके अंदर आपको कोई पॉइंट पे निकालना है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ जो ये इसके सेंटर को, कैविटी के सेंटर वाली जो डिस्टेंस लोगे उसको आर लोगे, और जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला है वो लगा देना है। आर मतलब ये डिस्टेंस जो भी होगी C1 से C2 तक की। ठीक है, और कैविटी के अंदर हर पॉइंट पे ये जो फील्ड आएगा, डेंसिटी देखो, डेंसिटी पे हम लेके चल रहे हैं ना, और ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ये दोनों सेम फॉर्मूले, मतलब जो कंप्लीट स्फीयर का मास होगा वही यहाँ पे एक तरह से आना है। अगर आप ये डिस्टेंस लोगे C1 C2, तो मास कौन सा होगा, कंप्लीट वाला, मास के टर्म में यही वाला आएगा। जब बिना कैविटी के जो मास है वो यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वाला तो देखो आपको आराम से याद रहेगा कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पर ई कितना होता है, तो वही लगा देना है कैविटी के लिए भी। बस कैविटी के अंदर का पॉइंट कौन सा पकड़ना है, सेंटर, कैविटी का सेंटर की डिस्टेंस लेकर के वही फॉर्मूला लगा देना है। और डायरेक्शन किधर होगा, हर जगह पर ये जो डायरेक्शन होगा C2 C1 वेक्टर के पैरेलल होगा ना, मतलब हर जगह जो ई होगा ऐसे यूनिफॉर्म होगा, एक ही डायरेक्शन में। C2 C1 वेक्टर ऐसे है ना, इधर को जा रहा है C2 C1 वेक्टर, तो इसी के वेक्टर के पैरेलल सब वेक्टर होंगे ई, अंदर हर पॉइंट पे ई जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक ही डायरेक्शन में, और सबकी वैल्यू ये है। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि कैविटी के अंदर ई यूनिफॉर्म होता है या अलग अलग होता है, डायरेक्शन सेम होता है या अलग अलग होता है ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले टाइप आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब लगे तो जो इन टेक्स्ट 2 का एक क्वेश्चन पूछा गया था वो आप कर सकते हो। अमन, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी ये कैविटी होगी, कैविटी के अंदर ई जो है वो डायरेक्शन में सब C2 C1 वेक्टर के लॉन्ग होगा हर पॉइंट पर, और मैग्नीट्यूड में हर पॉइंट पर सेम होगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कैविटी विल बी यूनिफॉर्म। तो फिर उसके वजह से ई निकाल के ऐड करना पड़ेगा ना, कोई दूसरे कैविटी में कोई दूसरा मास रख दोगे। अब देख लो भावेश का अभी तक निकालते नहीं आ रहा था, अब निकालने की जगह नया मास रखने की बातें करने लग गया। तो अगर रख देंगे नया मास तो उसकी वजह से ई निकाल के ऐड कर देंगे, निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रखेंगे तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड
inside cavity will be uniform and it will depend on distance between अबे ये बना तो दिया है चवन यार। देख ना, कैविटी के सेंटर की डिस्टेंस लेनी है टोटल स्फीयर का जो सेंटर है वहां से। और ये लिख भी रहा हूँ, एंड इट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन कैविटी सेंटर C2 and sphere center। हाँ खालकर, अभी 1 मिनट रुक जा, अभी कर देता हूँ। ये नोट कर लो सब लोग, फिर देख लेते हैं जो भी डाउट थे एक बार। अबे किसका लॉजिक बताऊं भाई? लॉजिक ही तो बताया, ये जो था इसको क्या बोलेंगे? ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये जो आया उसका लॉजिक। मैथ इज ऑल्सो लॉजिक। अबे तुम लोग बकवास की बातें ना करो यार। और क्या लॉजिक बताऊं यार? ये दोनों के बीच यहाँ पे निकालना है अगर ई की वैल्यू, तो निकालने का तरीका यही होता है, यही लॉजिक है कि भाई जो मास था उसकी वजह से निकाला, जो हटा दिया गया उसका निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही तो लॉजिक है। अब और कौन सा लॉजिक बताऊं? वो प्रैक्टिकल के लिए तुम्हारा वो ऐप है ना श्रेयस, वो देखो उसमें फील करो। तुम्हें तो टेंशन है ही नहीं है जिंदगी में, ऐप है ये अपना, देखते रहो फील करते रहो। अबे यार तुम इतना ज्ञान दिए सबको, तुम्हारे पीछे में ही चल नहीं रहा है। तुम आना आज, और वीजीएम सर के लैपटॉप में लगा के देखना। वीजीएम सर ने अभी कोई नया लैपटॉप खरीदा है, i7 वाला कोई। तो उसमें लगा के तुम अच्छे से फील करो, सर को बोलो सर मुझे कुछ देखना है, प्रैक्टिकल करना है, तो अपना लैपटॉप एक बार लेके आइए। पेन ड्राइव में लेके जाओ अपना ऐप। अबे चमन अब न डाउट पूछो यार, अब क्या डाउट हो गया? बताओ जल्दी। आज पढ़ाने ना दोगे तुम लोग आगे? जल्दी बताओ क्या है डाउट। अबे चमन तुम सच में बहुत मासूम बच्चे हो। कैसा मास रखे हो उस पे डिपेंड करेगा ना, जो मास रखे हो उसके वजह से ई निकालो और ऐड कर देना। ये तुमको भावेश ने गुमराह कर दिया। सही बात है, पर ऐसा ही लग रहा है मुझे भी।
ये भावेश की बातों में आ गया, ये चवन एकदम मासूम बच्चा है। अब कोई ऐसी फालतू की बातें ना सुनी जाएंगी, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ये भावेश के तो डाउट सुनने लायक ही नहीं है। तो अब देखो हम लोगों ने, चलो वो इन टेक्स्ट का मैं जल्दी से बता देता हूँ। कौन सा आदित्य बोल रहा था नहीं हो रहा है? आदित्य खालकर बता कौन सा नहीं हुआ था। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 का 8। एट देखो भाई सभी, हो रहा है। अबे खालकर तुम आराम से ट्राई करो, कुछ होगा ही नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालने का होगा। अब कर डालो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा उसमें। तो आगे पढ़ाने दो मुझे। अगर भावेश कैविटी के बाहर मास होगा तो वहां पे उसकी वजह से ई निकालेंगे। सबकी वजह से ई निकालना है, ऐड करना है, अंदर हो बाहर हो जहां पे भी हो उस हिसाब से निकाल दो। कैसी बच्चों की जैसी बातें कर रहा है तू आज? सोया नहीं है लग रहा है आज। अबे अगर दो मास आएंगे, मान ले एक मास यहाँ पर है, इसके वजह से यहाँ पे ई निकालना है, फिर एक और मास आ गया तो उसके वजह से भी निकालेगा, और नेट के लिए तो ऐड ही करेगा ना। भावेश एचसीवी सॉल्व नहीं कर रहा है, ये क्वार्टर क्वार्टर कर रहा है। तुम कहाँ श्रेयस उसको एचसीवी सॉल्व करा रहे हो? इतना लोड नहीं लेता भावेश। अगर ज्यादा मास आएंगे तो सबके वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन रहता है ना, सबके वजह से ई निकाल के ऐड कर दो। तो अब मैं पोटेंशियल पढ़ाने जा रहा हूँ। बताओ ये सॉल्व तो नहीं करूँ ना एक्सरसाइज 1 का 8 या इंटेक्स का कोई? फिर स्टार्ट किया जाए, पोटेंशियल स्टार्ट किया जाए। ध्रुविल कर दें स्टार्ट। वो जो एग्जांपल्स थे करना हो जाएगा अभी। भावेश की जो बातें अब सुननी नहीं है, आज तो भावेश सब उल्टा सीधा ही बता रहा है। श्रवण ये देख सही बोला है प्रथम ने, भगवान का नाम नहीं रामदेव बाबा का नाम लेकर शुरू किया जाए। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, इसको हम लोग वी वी लेटर से दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है। ना ये एकदम नया है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो हमें ये पता है कि जैसे हमने कोई भी मास लिया तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक फील्ड आ जाता है ना, हर जगह यहाँ पे फील्ड आ चुका है।
ना, उसमें जब कोई दूसरा मास एंटर करता है तो फील्ड उस पर फोर्स लगाता है कि नहीं? ना, कोई भी मास क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा मास एंटर करता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है फील्ड। और फील्ड किस टाइप की, फील्ड क्या है, वेक्टर है स्केलर है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर है। तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को इमेजिन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये भी फील्ड के बारे में ही हमें आइडिया देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इसको स्केलर करके डिफाइन किया गया है। तो अपन को कहीं पे भी पोटेंशियल निकालना इजी पड़ता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन सोचे आप सबको, जितने भी लोग हैं सबका पोटेंशियल धड़ाधड़ ऐड करके निकाल सकते हो ना। वेक्टर वाली चीजों को निकालने के लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐड वगैरह करने में। स्केलर में तो क्या है, 3+5 आया तुरंत 8 बता दोगे ऐड करके, तो वो इजी हो जाता है ना। तो ये जो फील्ड है उसको ही इमेजिन करने का एक दूसरा तरीका है, बट ये स्केलर फॉर्म में है। समझ आ रहा है बच्चों? ये फील्ड के लिए ही एक नया टर्म डिफाइन किया गया है स्केलर फॉर्म में। अब इसको देखो डिफाइन कैसे किया गया है ना। देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे हम लोग फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, स्पेस में किसी भी पॉइंट पे हम लोग इंटेंसिटी निकालते थे, तो वैसे स्पेस में किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन दोनों का पर्पज सेम है, फील्ड के बारे में आइडिया लगाना। पोटेंशियल से भी फील्ड के बारे में आइडिया लगता है, इंटेंसिटी से भी फील्ड के बारे में आइडिया लगता है। तो जैसे स्पेस पे हमें इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कैसे डिफाइन किया गया है, हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, मतलब इस पॉइंट से बहुत दूर, और वहां पर अपना चिंटू एक छोटा सा मास ले लेगा, स्मॉल एम, और इसको आराम से टहलते हुए लाएगा स्लोली ना, भाग के नहीं आना है ना, एकदम स्लोली लेके आना है, स्लोली लेके आना है, और इस पॉइंट तक लाके रखने में उसको जितना भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क एक्सटर्नल एजेंट को कहां से, इन्फिनिटी से, मान लो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, वो वर्क डिवाइडेड बाई मास। एम मास के लिए अगर इतना वर्क करना पड़ा, तो यूनिट मास के लिए कितना करना पड़ेगा, बाय एम कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, यूनिट मास के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। इसको ही उस पॉइंट का पोटेंशियल बताया गया है ना। तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, श्रेयस वो कितना होगा अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तुम टेंशन न लो उसकी। दो देखो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया गया है, स्पेस में किसी भी पॉइंट पे, मान लो मुझे इस पॉइंट पे स्पेस में निकालना है, इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा, बहुत दूर से एक यूनिट मास को स्लोली ला करके इस पॉइंट पे रखूंगा, तो इस पॉइंट तक ला के रखने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलूंगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। नहीं, इसको मैं लिख देता हूं, ये कैसे डिफाइन है, डेफिनेशन इसकी क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit mass from infinity to given point is called gravitational potential
अब देखो ब्रिंगिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे लाना है। आप लाने के लिए तो बहुत स्पीड में भी लेके आ सकते थे, लेकिन फिक्स किया गया है कि एकदम टेंडिंग टू जीरो स्पीड, तो उसको बोलोगे स्लोली लाना है ना। ना, work done by external agent in slowly bringing a unit mass from infinity to given point is called gravitational potential of that point। ये जो infinity है, इसको हम लोग कई बार रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। रेफरेंस हमेशा हम इन्फिनिट नॉर्मली हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। क्वेश्चन में अगर कहीं और लेने को बोला जाएगा तो हम वहां लेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं यूनिट मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमेशा इन्फिनिटी होगा। स्लोली इसलिए क्योंकि अगर स्लोली नहीं लेके आएंगे तो मान ले चवन को बोला गया तो बहुत फास्ट लेके आ गया, भावेश को बोला गया तो वो उससे भी ज्यादा फास्ट लेके आ गया, तो दोनों अलग अलग वर्क करेंगे। तो दोनों बोलेंगे एक ही पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, बट ऐसे तो नहीं जमेगा ना। पोटेंशियल तो अगर एक पॉइंट का कुछ है तो वो वही बताना चाहिए, चाहे जो निकाले। तो इसलिए सबके लिए फिक्स किया गया कि भाई सबको टेंडिंग टू जीरो स्पीड से लेके आना है। अब श्रेयस तुम वर्क पे फोकस थोड़ी देर के लिए कम करो, मैं अभी सॉल्व करके निकालूंगा ना। समझो ना, अगर कोई चीज को मैं स्लोली लेके आया तो मुझे अलग वर्क करना पड़ेगा, फास्ट लेके आऊंगा तो अलग वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का ना, जितना मैंने बोला चुपचाप नोट करो और अभी मेरे को थोड़ा सॉल्व करके समझाने दो। टेंशन ना लो, चिंटू के जिंदगी में टाइम ही टाइम है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो स्लोली। हो गया। अब देखो यहाँ पर स्लोली अगर आप लेके आ रहे हो, इस मास को स्लोली लेके आ रहे हो, तो इस मास पे वर्क कौन कौन लोग कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे जिस भी मास, कुछ कुछ मास होंगे उनकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, तो जो भी मास वगैरह उनका फील्ड होगा वो फोर्स लगा रहा होगा। एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगा रहा होगा और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा। और आप एकदम स्लोली लेके आ रहे हो तो इसकी हमेशा काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। तो अब देखो हमें पता है कि डब्लू ऑल बराबर होता है डेल्टा के। यहाँ पे डब्लू ऑल में कौन कौन लोग है वर्क करने वाले, एक तो एक्सटर्नल एजेंट है और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है। और ये सब बराबर होगा डेल्टा के। अब डेल्टा के वाला जो पार्ट है वो तो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पर डब्लू एक्सटर्नल है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, है कि नहीं। तो इससे हम अगर ये वाला को यहाँ पे रख दें पोटेंशियल वाले एक्सप्रेशन में, तो हमें पोटेंशियल का इससे फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक डिवाइडेड बाय m। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम लोग एक दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं ग्रेविटी के टर्म में कि वर्क डन बाय ग्रेविटी in moving a unit mass from infinity to given point, उसका नेगेटिव विल बी पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट।
नहीं, इसके टर्म में डिफाइन करेंगे तो प्लस में है, और इसके टर्म में डिफाइन करेंगे ग्रेविटी के वर्क के टर्म में तो माइनस में है। ये बात समझ आ रही है? तो ये नोट कर लो, ये पहले नोट कर लो, फिर इसमें एक पॉइंट और समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर मैं स्लोली ना ले ला करके फास्ट लेके आऊं, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? अगर मैं स्लोली ना ला करके फास्ट लेके आऊंगा तो डेल्टा के आ जाएगा ना, डेल्टा के आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर ये वाला टर्म बढ़ रहा है तो इधर इन दोनों में कौन सा टर्म बढ़ रहा होगा? ये चेंज हो रहा होगा या ये चेंज हो रहा होगा? अगर एक्सटर्नल एजेंट फास्ट लेके आएगा तो ग्रेविटी का वर्क चेंज होगा या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज होगा? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज होगा ना। ग्रेविटी का वर्क किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर या और भी कोई चीज पर? ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है अगर, तो उसका वर्क केवल किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ना। बाकी तो और कोई चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, फास्ट ला रहे हो, स्लो ला रहे हो, किस पाथ से ला रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब मैं डेफिनेशन दूंगा कि इन्फिनिटी से यहां तक आने में ग्रेविटी का वर्क यूज कर रहा हूं, तो वहां पे स्लोली लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं, नहीं। ग्रेविटी के टर्म में जब मैं डिफाइन करूंगा तो स्लोली नहीं लिखूंगा ना, ध्यान रखना। लेकिन अगर एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में डिफाइन करूंगा तो हमेशा स्लोली लिखूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट अलग अलग स्पीड से ला सकता है, तो उसके लिए वर्क फिर अलग अलग होगा। तो फिक्स कर दिया गया है कि एक्सटर्नल एजेंट को स्लोली ही लाना है। तो ये नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे ये पॉइंट लिखता हूं। यहाँ पे देखो, स्पेस में जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो यहाँ आसपास कोई मास होगा, उसके वजह से ही निकाल रहे हो ना। अगर कोई नहीं होगा तो जीरो आ जाएगी, उस टाइम पे ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर कोई होगा तभी इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कोई ना कोई होगा, उसके वजह से निकाल रहे हैं। हाँ लिख रहा हूँ चवन, लिख रहा हूँ। ये पहले ये नोट हो गया ना, अब नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ ये चीज। तो अब देखो, इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड in moving a unit mass from reference point
रेफरेंस पॉइंट मतलब अभी आपको हमेशा इन्फिनिटी ही समझना है। हम इन रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट। वी स्मॉल वी नहीं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में बहुत दिक्कतें हैं यार, सिंबल्स का बहुत दिक्कत है। इतने लेटर लिमिटेड हैं और इतने सारी चीजें बनानी है, तो उसी को छोटा बड़ा कुछ कुछ करके बता देते हैं। बाकी ज्यादा लोड ना लो तुम भावे से इन सब चीजों का। अबे एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम एक बता देंगे कि ए और बी कुछ मान लेंगे, कुछ भी ए को बोल देंगे पोटेंशियल, बी को बोल देंगे वेलोसिटी। कैपिटल वी है ना पोटेंशियल, ध्यान रखना है, स्मॉल वी नहीं दिखाया है। ना यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूँ कि ग्रेविटेशनल वर्क इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोली की कंडीशन नहीं होगी। कल्पेश के सही बात है, हरकतों से लग रहा है कि कल्पेश को पूरा आइडिया है। अबे प्रथम ये चवन से उम्मीदें ना करो, ये सब चवन तो अभी च्यवनप्राश वाला बच्चा है। कहाँ तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ये समझ लिया कि v के लिए दो डेफिनेशन है ना। एक तो है W एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन में m, और इसके ब्रैकेट में हमेशा हमें लिखना पड़ेगा स्लोली। और दूसरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी
इन्फिनिटी टू पी, आगे माइनस साइन अपॉन में एम। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, अगर मान लो कभी कोई फास्ट लेके आ गया और उसको यूज करके आपको वर्क निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है डेल्टा के। अगर डेल्टा के जीरो नहीं है तो उस केस में डब्ल्यू ग्रेविटी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल। ना इसको इधर ले आओगे और ये वाला टर्म यहाँ पे अगर रखोगे तो अब v का क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, v इक्वल टू माइनस ऑफ, नहीं ये वाला टर्म की वैल्यू रख रहा हूं ना यहाँ से। हाँ अभी क्या दिया होगा तुम लोग उस पर फोकस नहीं करो ना, अभी जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। डेल्टा के माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एम, माइनस को अंदर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डेल्टा के अपॉन में एम। तो देख रहे हो ये क्या हो गया कि अगर आप फास्ट लेके आए तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आपने दी, स्लोली की जगह आपने जो काइनेटिक एनर्जी दी उतना कम करना पड़ेगा, फिर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो स्लोली वाला बन जाए। अगर आप काइनेटिक एनर्जी नहीं देते तो ये टर्म जीरो रहता, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय एम, अगर जितना एक्स्ट्रा दिया उतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके वर्क से। ठीक है, समझ लो। नोट कर लो इसको। देखो अगर ये तो डेफिनेशन हमेशा लग जाएगी, क्योंकि स्लोली लाओगे तो डेल्टा के जीरो हो जाएगा, फास्ट लाओगे तो जो होगा वो रख दोगे। ये एक्चुअल में जब भी आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ये बताते हैं हमेशा ना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगेगा, चाहे स्लोली लाओ या फास्ट लाओ। स्लोली लाओगे तो डेल्टा के जीरो होगा, फास्ट लाओगे तो जो भी होगा वो रख दोगे। ये नोट करो, एक प्रॉब्लम कराता हूं इस पे। अब जैसे मान लो एक प्रॉब्लम दिया है, मान लो एक प्रॉब्लम दिया है कि 2 kg point mass is brought from infinity to point P if work done by external agent is 20 joule and
kinetic energy gained by particle is 4 joule, then find potential of point P. ना तो हम लोग पोटेंशियल के फॉर्मूले में डाल देंगे W एक्सटर्नल माइनस डेल्टा के अपॉन में M। कितना वर्क करके आया है 20 जूल। 20 जूल में 4 जूल उसका काइनेटिक एनर्जी में गया है, तो 4 कम कर देंगे। मतलब स्लोली लाता तो कितना करना पड़ता 16 जूल करना पड़ता अगर वो स्लोली लाता। अपॉन में M कितना है 2, तो आ जाएगा 8 और यूनिट क्या आ जाएगी जूल पर केजी ना। पोटेंशियल कौन सी टाइप की क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ना। क्योंकि वर्क अपॉन में मास पर यूनिट मास कितना वर्क करना पड़ रहा है। अबे अगर स्लोली लाते तो ये जो 4 जूल हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा वो नहीं करना पड़ता ना। अगर जो फास्ट लाने की वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी आई 4 जूल, तो यही तो आपको फास्ट लाने में एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये नहीं देना पड़ता, तो 16 में ही काम हो जाता है स्लोली लाते तो। यूनिट हमेशा पोटेंशियल की क्या होगी W/Q है, इसलिए जूल पर केजी ना, SI यूनिट। अबे मेरा तुम मतलब समझ नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 20 जूल आ रहा है, वर्क हो रहा है 20 जूल और उसमें 4 जूल काइनेटिक एनर्जी में चला गया, तो अगर वो स्लोली लाता तो ये 4 नहीं जाता ना वहां पर, तो 16 में ही काम होता ना। तुम लोग उस क्वेश्चन के लैंग्वेज से चल रहे हो। तुम लोग ऐसे सोचो कि अगर ये 0 होता तो सीधे ये कर देते, वो तुम्हारी बात सही है, बट मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि हाँ भाई 20 जूल वर्क करना पड़ा और काइनेटिक एनर्जी जो गेन है वो 0 है, तब हो जाता 20/2 10। बट मैं अभी इसी प्रॉब्लम में बात कर रहा हूं कि अगर उसको 20 जूल काम करना पड़ रहा है और उसमें 4 जूल काइनेटिक एनर्जी में गया, तो सेम सिचुएशन में स्लोली लाता तो कितना उसको वर्क करना पड़ता। सेम सिचुएशन में अगर वो स्लोली लाता तो जो 4 काइनेटिक को देना पड़ा वो नहीं देना पड़ता ना, स्लोली लाता तो 16 में काम हो जाता। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई 20 जूल वर्क हुआ है और स्लोली लाया, तो सीधे 20 बाई वो कर देंगे मास। बाकी बेसिक अपना ये है, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से अप्लाई कर देना ना। W एक्सटर्नल दिया है, डेल्टा के दिया है, मास दिया, लगा के निकाल दो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। चवन इसमें ये डेफिनीशन था ना, डेफिनीशन पे प्रॉब्लम इतना ही होता है। अब हम लोग इस पे पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, जब निकालेंगे तब ना अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे। ये तो बस डेफिनीशन है, डेफिनीशन में या तो W एक्सटर्नल बाई M लगाओगे या माइनस डेल्टा के करके लगाओगे। हाँ वही तो निकालने जा रहा हूँ श्रेयस, तभी तो बताऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट मास। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहा है ना, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना? और जैसे अगर मान लो कोई वन नोट वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई और यूज कर रहे हैं, तो उनके में रहता है क्या? वीडियो का तो पहले ही क्लियर है कि वीडियो नहीं उतना सही कर रहा है, लेकिन ऑडियो प्लस रिटर्न जो है उनके बीच में कोई लैग नहीं होना चाहिए। अब जैसे एम के सर वन नोट यूज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लगता है लैग? सही है। मतलब एक्चुअली कल मैं वर्ड यूज कर रहा था, थोड़ा मुझे लैग लग रहा था, मुझे लगा इनके बोर्ड में ही ज्यादा सही चल रहा है। चलता तो अच्छा है, लेकिन ये पॉइंटर की दिक्कत है ना, पॉइंटर केवल इसी में दिखता है। पॉइंटर से समझाना आसान होता है, बिना पॉइंटर के समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो तो तुम लोग समझ ही रहोगे, बिना पॉइंटर के पढ़ रहे हो तो दिक्कतें आ रही होंगी थोड़ी। गूगल वाले में आता है कीप नोट में? ठीक है, एक बार देखता हूँ वो भी। अ, चलो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, हाँ नहीं वो तो मैंने भी शुरू में एक बार ट्राई किया था वो हाइलाइटर लगा लगा के करने के लिए, लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम लगता है यार। सपोज हमने एक कोई एम मास का एक पार्टिकल ले लिया, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। नहीं, इसकी वजह से हमें, हाँ वो भी सही है। तो देखो हमने एक एम मास लिया, और इस एम मास की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है ना, इसको हमने अपनी जगह फिक्स रखा हुआ है ना, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो हमारा जो तरीका है वो क्या है कि अपने चिंटू को बोल देंगे कि भाई एक मास ले लो इस छोटा सा एम, और लेके आओ इन्फिनिटी से यहाँ तक ना, यहाँ तक लाके रखो, है कि नहीं? और उसका देखेंगे कि इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ा। तो मान लो जब वो इसको लेके आ रहा था और कोई टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे पहुंच गया है ना, ये कहीं यहाँ पर आ चुका है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये वाला मास उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। और अगर ये फोर्स है तो फोर्स का एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से फिर क्या होगा, वेलोसिटी आने लगेगी। बट हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी नहीं आने देना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट इसको रोकेगा, अपोजिट में फोर्स लगाएगा। जितना ये फोर्स है लगभग उतना ही वो भी लगाएगा, ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो रहे, और हल्का हल्का वो उसको आगे बढ़ने देगा। समझो ना, उसको रोक के रखा रहेगा और धीमे धीमे आगे जाने देगा। तो कोई भी टाइम पे एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अगर आपको निकालना होगा तो आप कितना बोलोगे, जितना ग्रेविटी का है। मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल होंगे ना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी कितना लिखोगे, जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इतना ही एक्सटर्नल एजेंट का वर्क फोर्स होगा। और ये फोर्स देख लो वेरिएबल है ना, जैसे जैसे एक्सचेंज होता जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी, जो वो लगा रहा होगा वो चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? एक्सटर्नल एजेंट को भी अपना फोर्स चेंज करना पड़ेगा। अबे भावेश, आज तो तुम्हारे साथ दिक्कतें ही चल रही हैं।
क्वार्टर वाली बात को सीरियसली ले लिए तुम। और दो चार तो सपोर्टर रहते ही हैं, हर चीज में सपोर्ट कर देते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास को अगर आपको स्लोली लाना है, स्लोली लाना है, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? मास को अगर मुझे स्लोली लाना है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। अब अगर आप इसको जब लेके आ रहे हो, तो ये वाला मास जो है कैपिटल एम, ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। तो ये जीरो कब हो पाएगा? जब एक्सटर्नल एजेंट को अपोजिट में फोर्स लगाना पड़े ना, तब ना दोनों का नेट मिलके जीरो हो पाएगा। समझो ना, ये जैसे पेन है, इसको कोई खींच रहा है, मुझे इसको स्लोली आगे जाने देना है, तो मैं पकड़ के रखूंगा और धीमे धीमे छोड़ूंगा इसको। समझो ना, मैं धीमे धीमे छोड़ूंगा कि उधर को आगे बढ़ता रहे, लेकिन स्पीड नहीं आने दूंगा। तो इसलिए दोनों का फोर्स इक्वल होगा। अब ये वाला फोर्स तो मैं निकाल सकता हूँ, ग्रेविटी का फोर्स, उसके लिए तो फॉर्मूला है, तो वो निकाल के वही बोल दूंगा एक्सटर्नल एजेंट का है। हाँ, यहाँ पे चिंटू स्लोली आ रहा है ना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जो है वो वेरिएबल है, जैसे जैसे एक्स चेंज होता जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट को अपना फोर्स भी चेंज करते रहना पड़ेगा। अब अगर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स वेरिएबल है और उसका वर्क निकालना है इन्फिनिटी से पूरा यहां तक लाने का वर्क निकालना है, तो मैं क्या डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा या इंटीग्रेट करूंगा? जब फोर्स वेरिएबल रहता है तो वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इंटू डीएक्स ना, एफ डीएक्स कर दूंगा। और लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा? इन्फिनिटी से आर तक ना। शुरू में एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी थी, बाद में आर हो गई। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो। ये कितना हो जाएगा? एफ की वैल्यू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब एक बार हम लोग साइन चेक करेंगे यहाँ पे कि कोई साइन में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क यहाँ पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए? उसका फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। एक्सटर्नल एजेंट यहां से इधर ला रहा है ना, तो वो किधर है? डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को है, और फोर्स किधर है? राइट को है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अब मैं यहाँ चेक करूंगा कि क्या ये टर्म निगेटिव है, क्योंकि इंटीग्रेट करना तो मतलब बस सम होता है। तो अगर निगेटिव टर्म होगा तभी ना उसको निगेटिव निगेटिव सारे टर्म ऐड होकर के निगेटिव में आएगा आंसर। अगर ये टर्म पॉजिटिव हुआ तो सब पॉजिटिव टर्म का एडिशन भी प्लस में आएगा। तो मुझे ये चेक करना है कि ये पूरा टर्म निगेटिव है या नहीं। तो देखो, ये जी एम एम एक्स ये सब तो क्या है? डिस्टेंस है, ये सब तो मैग्नीट्यूड है ना। एक्स ये डिस्टेंस को दिखाया गया है, मास है, जी है, ये सब टर्म पॉजिटिव है। इसमें dx क्या है? dx क्या है? चेंज इन x। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो x कम होता जा रहा है ना, x अगर कम होगा तो dx मतलब फाइनल x माइनस इनिशियल x की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव में आएगी ना। तो यहाँ dx निगेटिव है, dx निगेटिव है तो ये पूरा टर्म हो गया ना निगेटिव। dx अगर निगेटिव है तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो गया, तो मतलब अपना साइन बैलेंस है, अपन को यही चाहिए था, ये पूरा टर्म निगेटिव ही होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना, हमें यहाँ कोई साइन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें कांस्टेंट टर्म तो बाहर कर दूंगा, तो जी एम एम बाहर चला गया, अंदर बचा 1/x² dx। शुरू हुआ था इन्फिनिटी से, आर तक आना है, तो ये आ जाएगा जी एम एम 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा ना।
माइनस अगर है तो लोअर लिमिट पहले रख सकते हो, अपर लिमिट बाद में ना, या फिर माइनस बाहर निकालो, अपर लिमिट रखो, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो, फिर माइनस अंदर कर दो, तो यही चीज आ जाएगी। ये बात समझ आई सबको? लिमिट रखना तो सबको आता ही होगा। तो अब ये 1/∞ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस GMM/R। अब m से डिवाइड कर दूंगा तो W एक्सटर्नल अपॉन में m ना। हम m मास को अगर लाने में इतना वर्क हो रहा है तो यूनिट मास को लाने में कितना करना पड़ेगा? ये कितना आ जाएगा? -GM/R। तो यही हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। एक m मास की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? -GM/R। ये आपको याद रखना है ना, बेसिक डेफिनेशन का ये फॉर्मूला है। हर जगह जब भी निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले को लगा के इंटीग्रेट करके निकालेंगे। कुछ चमका बच्चों? क्या क्या हो गया? बोलो सलोनी, क्या है डाउट तुम्हें? हाँ सर। हाँ बताओ। सर वो एफ एक्सटर्नल और एफ क्यू आर जो है उनकी मतलब मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो हम हाँ तो लोग को अपन, नेगेटिव लेना चाहिए ना। अरे ये तूने जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन के साथ लिखा है? इसमें कोई वेक्टर वगैरह कुछ यूज हुआ है? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्योंकि तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे ना केवल, और उसमें dx मल्टीप्लाई किया है और फिर साइन अलग से चेक कर लिया। जब वेक्टर फॉर्म यूज करते तब वो सब सोचते। अच्छा, मतलब सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिखा है और बाद में डायरेक्शन अलग से ये हाँ किया है क्या? हाँ, हमने देखा कि भाई फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है dx, तो उनका वर्क निकाला ना, और हाँ हाँ, उसके लिए समझा फिर वो साइन अलग से बैलेंस कर लिया है। समझा समझा। हाँ, जैसे पोटेंशियल के आपको लर्न करने पड़े थे, सॉरी फील्ड के लर्न करने पड़े थे, वैसे पोटेंशियल के भी लर्न करने पड़ेंगे। थोड़ी तो दिक्कतें रहेंगी यार जिंदगी में, ऐसा आसान काम नहीं है जी। अभी तो 2 साल में टोटल 30 चैप्टर आने हैं, 30 चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, बट तुम अभी इतना टेंशन न लो, सब वो खुद ही लर्न हो जाता है। अब v = u+80 हमें पता है, वो करते करते सॉल्व याद हो जाता है, उसको लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है। वो सब पढ़ते पढ़ते अपने आप याद होता जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो जो भी आप ग्रेविटेशन में फॉर्मूले पढ़ रहे हो ना, यही सब फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होंगे, बस मास की जगह चार्ज हो जाएगा। हाँ, पेपर भी खुद ही सॉल्व होता है भावेश, अगर पढ़ते रहोगे अच्छे से तो वहां जाओगे बैठोगे अपने आप सॉल्व होने लगेगा। पढ़ के जाओगे तभी होगा लेकिन ये काम। भावेश आज सारी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आयुष कुंभर, थोड़ा टेंशन कम ले, पहले ये नोट कर, अब क्वेश्चन ही करेंगे आगे। भावेश ने तो आज पूरा मचा के रखा है पूरी क्लास में।
अबे यार तुम लोग को लग रहा है ज्यादा पढ़ाई हो गई, मुझे लग रहा है यार अपन डेफिनेशन में ही अटके रह गए पूरे टाइम। पोटेंशियल तो आगे पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। ये नोट हो गया ना? अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जोक था, ओके। वही मुझे भी लगा यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो। ये भावेश ने यार मेरा भी दिमाग का वो एकदम उड़ा ही दिया है, उल्टे सीधे डाउट पूछ पूछ के, जोक भी नहीं समझ आ रहा है। ये देखो भाई, एक मान लो एम मास यहाँ रखा है और एक एम मास यहाँ रखा है। ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, ए बी सी। हाँ यार, अब गड़बड़ हो रहा है। तो वो ये दो मास हैं, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हैं, तो हमें पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालना आसान काम है ना, हर एक के वजह से पोटेंशियल लिखोगे और ऐड कर दोगे ना, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा ना। हर बार हम देखो बस एक बार डिराइव कर लिए ना, बाकी हर टाइम याद रखेंगे। ये अपना चवन आया, अब इसने वेक्टर ज्यादा ही पढ़ लिया है। अब स्केलर को भी वेक्टर से ही सॉल्व करेगा ये। शुरू में वेक्टर समझ ही नहीं रहा था, बाद में ज्यादा समझ आ गया है। तो क्या हो जाएगा, ए की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख देंगे, ए की वजह से कितना आएगा -Gm/r। फिर दूसरे मास इसके वजह से सी पे जो है उसके वजह से, तो -Gm/r ना। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -2Gm/r। तो पोटेंशियल निकालना अपने लिए ज्यादा आसान काम है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन वगैरह सोचना ही नहीं है, बस सबका मास ऐड करके बता देना है, सबका पोटेंशियल ऐड करके बता देना है। सपोज हमने एक रिंग ले लिया जिसका मास m है और रेडियस r है। रिंग है ना, ध्यान रखना ये। तो इसके सेंटर का पोटेंशियल बताना है। अबे चवन, कब ऊपर उठोगे वेक्टर से तुम लोग? अबे वालिम्बे, तुम भी ऐसी हरकतें करोगे? चमन का तो समझ आता है भाई कि वेक्टर से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। अबे सब जीरो जीरो बोले जा रहे हो, चल क्या रहा है ये? अगर मैंने इसके वजह मान लो यहाँ पे एक डीएम मास लिया, तो इस डीएम मास की वजह से, हाँ आदित्य आदित्य ने सही बोला, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल बोलूंगा, इस डीएम मास से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो ये कितना हो जाएगा, डीएम मास का पोटेंशियल है तो उसको डीवी लिखता हूँ ना, डीवी इक्वल टू क्या आएगा, -Gm/r। ऐसे हर एक डीएम का पोटेंशियल ऐड करना है ना, यहाँ कोई रिजॉल्व तो करने की जरूरत है नहीं, सब पोटेंशियल ही है। हर एक डीएम मास से डिस्टेंस तो आर ही रहेगी ना, तो जी और आर तो कॉमन हो जाएंगे डीएम, तो हर एक का डीएम डीएम ऐड होकर के क्या आ जाएगा, -Gm/r। देख लो पोटेंशियल अपनी जिंदगी आसान कर रहा है। समझ लो ना, पोटेंशियल निकालने में तो ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है, सबके लिखो और ऐड कर दो। नोट कर लो इसको। अबे 10 सेकंड नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है। अभी अभी तो कोई दिमाग पे जोर पड़ ही नहीं रहा होगा, कहाँ तुम लोग भाग रहे हो। 10 बज गए, ओके। ठीक है फिर,
छोड़ देता हूँ। अब तो अभी तो कुछ होमवर्क देने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। क्या बात है, कल्पेश तो यार फिलोसफर है एकदम। ठीक है बच्चों, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क भी नहीं है इस वीक में, टेस्ट भी नहीं है, तो पिछला बैकलॉग वगैरह सब अच्छे से क्लियर करो। जितने भी डेरिवेशन मैंने आज कराए हैं ना, सब ये खुद से कर लेना सभी लोग। आज का कई जो भी डेरिवेशंस किए हैं सब खुद से कर लेना एक बार अच्छे से रिवीजन। अबे चमन बेटा, तुम कैसे बातें कर रहे हो? डीएम मास की वजह से पोटेंशियल निकालो, इस डीएम की वजह से निकालो, इस डीएम की वजह से निकालो, सबको ऐड कर दो। सब में जी और आर कॉमन होगा, डीएम डीएम सब ऐड होगा तो ये पूरा मास आ जाएगा ना। भाई इस संडे तो तुम लोग को छुट्टी मिल रही है ना, क्योंकि केवीपीवाई तो 2-4 लोग ही देने जा रहे होंगे, बाकी लोग तो छुट्टी मनाएंगे। अबे चमन देख रहे हो, स्मार्ट हो गया है चमन। अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ और बोल के बात मनवा रहा है। छुट्टी यार, छुट्टी तो जिंदगी में नहीं मिल सकती यार, तुम लोग कुछ अलग से टाइम निकालो। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।